नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 29 जून 2023 के डेली करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। एडिटोरियल में 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। न्यूज 7 से 8 हैं लगभग इंपॉर्टेंट, सब कुछ डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। शुरू करने से पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन ओवरऑल। आप टेलीग्राम पे सर्च मारिए या फिर सर्च मारिए हर्षित द्विवेदी वीडियोस, तो वहां पे आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहां पे लगभग 55,500 फॉलोवर्स हैं। तो वही टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। उस टेलीग्राम ग्रुप में लेक्चर को रिकॉर्ड करने से पहले ही मैं अपनी पीडीएफ अपडेट कर सकता हूं, तो वहां पे जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ मेरी वेबसाइट www.harshitdwivedi.com पे भी जाके स्टडी मटेरियल सेक्शन से आप ये पर्टिकुलर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी ऐप है हर्षित द्विवेदी एजुकेशन एंड्रॉइड पे, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ ही दिन पे iOS पे भी डेडिकेटेड एट हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के नाम से आ जाएगी। पहले माई इंस्टीट्यूट के नाम से थी, अब मेरे ही नाम से आ जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं दोस्तों। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन वेबसाइट और ऐप पे एक मेंटरशिप कोर्स भी 2024 का अवेलेबल, जिसके बारे में मैं थोड़ा आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो पहली न्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स में, वो थोड़े आपके काम की है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स मूव हाई कोर्ट ओवर वेग क्वेश्चन इन प्रीलिम्स। काम की इन द सेंस मतलब इस प्रकार की न्यूज में अक्सर कर सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स को इंटरेस्ट होता है। तो बहुत सारे सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स दिल्ली हाई कोर्ट गए हैं और वहां पे जाके यूपीएससी के अगेंस्ट उन्होंने पिटीशन डाली है कि सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम में बहुत सारे वेगली वर्डेड क्वेश्चंस थे, जिनके बहुत से सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार का प्रीलिम्स का एग्जाम काफी टफ था, सबने इसको काफी टफ बताया। और टफ इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जब एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन के बहुत सारे वेराइड मैनिफेस्टेशंस निकले और अलग अलग लोग उसके अलग अलग आंसर्स प्रेडिक्ट करें, तो ऑब्वियस ही बात है आप कंफर्म नहीं हो पाते हो कि यूपीएससी इसमें कौन सा करेक्ट आंसर मान रहा है। और आपको पता है कि यूपीएससी अपनी आंसर की फाइनल रिजल्ट रिलीज होने के बाद निकालता है। अगर अभी निकाल दे तो चीजें एकदम क्लियर हो जाएं। तो इसीलिए अगर आप देखो तो 17 यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने मिलकर ओवरऑल ये पिटीशन डाली है। अब उसमें उन्होंने क्वेश्चन को भी यहाँ पे कोट कर दिया। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं और इन 4 ऑप्शंस के अपने अलग अलग सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस हैं और कुछ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस के हिसाब से एक से ज्यादा ऑप्शन सही लग रहे हैं। और सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि यूपीएससी अपनी ऑफिशियल आंसर की यहाँ पे रिलीज करता नहीं है। तो यहाँ पे लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं कि सही आंसर क्या है, गलत आंसर क्या है। और खास बात ये है कि रिजल्ट आ चुका है तो सही आंसर गलत आंसर पता है, बट यूपीएससी ने वो बताया नहीं है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जो यूपीएससी के हिसाब से आंसर की है और जो सही है, अगर हमारा सही हो जाता तो हम 2 नंबर ऊपर चले जाते, हम सेलेक्ट हो जाते। तो इस बात को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई। अब दिल्ली हाई कोर्ट यहाँ पे ओवरऑल क्या बोलता है, इस पिटीशन में बोला गया कि 8 से 10 ऐसे सवाल थे जहां पे एग्जामिनर के इंटरप्रिटेशन के ऊपर आंसर निकलेगा और इंटरप्रिटेशन के ऊपर निकले हुए आंसर्स कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आप कह लो अनफेयर हो जाते हैं। तो ये इस पर्टिकुलर पिटीशन में बोला जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट इस पिटीशन को कितना एंटरटेन करती है वो अपने आप में एक अलग बात है। जब दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आएगा तब पता चलेगा। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम गेट्स अ मेकओवर विद 2 न्यू जजेस ज्वाइनिंग। देखिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। रिसेंटली ही मैंने अपने मेंटरशिप कोर्स में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। वैसे तो मैं बता दूं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड सारे पॉइंट्स मैं अपनी लक्ष्मीकांत पॉलिटी की किताब में कवर कर चुका हूं। डिटेल में पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे कवर्ड है। लेकिन अभी चूंकि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस न्यूज में रहता है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जजेस मैंने मेंटरशिप कोर्स में समझाए थे। वहां पे मैंने ये बताया था आपको कि जो थर्ड जजेस केस था उसमें ओवरऑल कॉलेजियम सिस्टम की बात की गई थी, सीजीआई के साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस की बात की गई थी। और प्रॉब्लम यहां पे दोस्तों ये हुई कि कुछ महीनों पहले जब डीवाई चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस थे, अभी भी वो चीफ जस्टिस हैं, तो उसके बाद के जो 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस थे जो कि कॉलेजियम में आ रहे थे, उसमें नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेट नहीं बैठ रहे थे। आपको पता होना चाहिए थर्ड जजेस केस में ये बोला गया था कि जो कॉलेजियम बनेगा उस कॉलेजियम के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आना चाहिए। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं सीनियरिटी के हिसाब से। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे आपके डीवाई चंद्रचूड़ साहब। इसके बाद जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस थे, ये 4 सीनियर मोस्ट जजेस डीवाई चंद्रचूड़ साहब से पहले रिटायर हो रहे थे। तो ये 4 तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले नहीं थे। उसके बाद 5वें बनने वाले थे, वो 5वें थे संजीव खन्ना साहब। इसीलिए सीजीआई के साथ कॉलेजियम में 5 जजेस और रखे गए। तो टोटल कॉलेजियम की स्ट्रेंथ हो गई थी 6। तो रिसेंटली कॉलेजियम की स्ट्रेंथ हो गई थी 6, इस वजह से 6 हुई थी। ये पर्टिकुलर फैक्ट आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी प्रीलिम्स में या मेंस में किस प्रकार से घुमा फिरा के एमसीक्यू में या फिर कह लो मेंस के क्वेश्चन में आपसे फैक्ट पूछा जाएगा, अभी के लिए कहा नहीं जा सकता। ओके, अब
यहाँ पे वापस जो कोलेजियम की स्ट्रेंथ है वो 5 पे आ चुकी है, एक CJI और 4 सीनियर मोस्ट जजेस। तो नॉर्मल कर कोलेजियम की स्ट्रेंथ 5 होती है इंक्लूसिव ऑफ CJI, बीच में 6 हो गई थी इंक्लूसिव ऑफ CJI, अब फिर से 5 हो गई है। अभी के लिए कोलेजियम में 2 नए मेंबर्स आए हैं, एक है BR गवई साहब और एक है सूर्यकांत साहब, ठीक है ना। और कोलेजियम में तीसरे नंबर के सबसे सीनियर मेंबर है जस्टिस संजीव खन्ना साहब, ठीक है ना। ही इज द थर्ड जज इन द कोलेजियम आफ्टर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस संजय किशन कौल, ठीक है। ओके, तो रिसेंटली जैसा कि मैंने बताया 6 मेंबर का कोलेजियम था, फिर अभी के लिए वापस 5 मेंबर का कोलेजियम हो चुका है। अब संजीव खन्ना साहब अगले चीफ जस्टिस कब बनेंगे? तो नवंबर 2024 में DY चंद्रचूड़ साहब रिटायर हो जाएंगे और संजीव खन्ना साहब चीफ जस्टिस बनेंगे। तो यहाँ पे बस ये एक टाइमलाइन सी बताई जा रही है कि कब कौन रिटायर हो रहा है, कब कौन बन रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थर्ड जजेस केस में मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में साफ साफ ये बोला गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इनकम्बेंट है, इसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे उनका कोलेजियम में रहना जरूरी है। ये किसी मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछा जाता है तो आप उस हिसाब से आंसर को टिक करोगे। तो मान लीजिए कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में आता है या किसी पीसीएस के एग्जाम में आता है और आपसे पूछा जाता है कि इट इज मैंडेटरी दैट इन द प्रेजेंट कोलेजियम इन एडिशन टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द नेक्स्ट इन लाइन सक्सेसर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड बी अ मेंबर। तो इस पे आपको यस टिक मारना है। जी हाँ, एक कोलेजियम के अंदर जो प्रेजेंट इनकम्बेंट चीफ जस्टिस हैं और अगले चीफ जस्टिस दोनों होने चाहिए, ठीक है। ओके, फिर अगर आप देखो तो 2 पहले जो जजेस थे कोलेजियम में, जस्टिस KM जोसेफ साहब और अजय रस्तोगी साहब, ये जून में ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं जब समर की हॉलीडेज चल रही थी, ठीक है। तो जस्टिस गवई और जस्टिस कांत की यहां पे एंट्री हो रही है किसमें? कोलेजियम में। ओके, मिस्टर खन्ना नवंबर 2024 में, मतलब संजीव खन्ना नवंबर 2024 में चीफ जस्टिस बनेंगे और वो मई 2025 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। और उसके बाद अगर आप देखो मई 2025 के बाद मिस्टर गवई साहब चीफ जस्टिस बनेंगे, ठीक है ना। और नवंबर 2024-25 में, नवंबर 2025 में मिस्टर गवई रिटायर हो जाएंगे और उसके पास चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस कांत। तो कुछ ऐसा चल रहा है कि अभी DY चंद्रचूड़ साहब हैं, नवंबर 2024 में DY चंद्रचूड़ साहब रिटायर हो गए, संजीव खन्ना जी बने। संजीव खन्ना मई 2025 तक चीफ जस्टिस रहेंगे, उसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे, गवई साहब बन जाएंगे। गवई साहब नवंबर 2025 तक चीफ जस्टिस रहेंगे, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे, जस्टिस कांत बन जाएंगे चीफ जस्टिस। अब ठीक है, ये न्यूज़ है, कौन से समय पे कौन रिटायर हो रहा है, कौन बनेगा, उतना डिटेल में देखिए जानना जरूरी है नहीं, बट ठीक है, न्यूज़ आई थी तो हमने डिस्कस कर लिया, हल्का फुल्का आइडिया लग गया कि कब कौन सा जज चीफ जस्टिस बनने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया कोलेजियम में जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम 5 मेंबर्स होंगे, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं विद रिगार्ड टू कंटिजेंसी। और वो कंटिजेंसी अभी कुछ महीने पहले आ गई थी जब जस्टिस संजीव खन्ना 6ठे मेंबर बने थे कोलेजियम के, चूंकि अगले चीफ जस्टिस सीनियरिटी के हिसाब से वही थे। फिर अगला, क्लाउड ओवर आइडेंटिटीज ऑफ 81 विक्टिम्स ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट इन बालासोर। तो भैया बालासोर जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ 291 पर्सन्स की यहां पे मौत हो गई। अब प्रॉब्लम यह है कि इन 291 पर्सन्स में से 81 विक्टिम्स की आइडेंटिटी को एसरटेन हम नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, उनका सैंपल लिया है, हेयर का, टीथ का, बोन का, नेल का, मसल टिश्यू का, उसको सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी भी दिल्ली के अंदर भेजा है, CBI प्रोब कर रही। देखिए बात क्या है कि जो मौत हुई है जहां पे लोगों की, उनके किथ एंड किन को 15 लाख रुपए ओवरऑल कंपनसेशन दिया जा रहा है। खास बात दोस्तों ये है कि जो रिजर्व बॉगीज होती हैं वहां पे आपके रिजर्वेशन के चलते आपका ID कार्ड और ओवरऑल जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है नाम की, वो सब पुटअप किया जाता है, मतलब जमा कराया जाता है IRCTC के पोर्टल में। लेकिन जब बात आती है जनरल डिब्बे की, तो जनरल डिब्बे में बस एक टिकट लेके इंसान चल जाता है, वहां पे उसका नाम और ID कार्ड, किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। तो इन जनरल डब्बों में जो लोग बैठे थे उनकी आइडेंटिटी को लेके यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है। इन 81 लोगों की बॉडीज को क्लेम करने के लिए टोटल 84 क्लेमेंट्स है, बट प्रॉब्लम यह है कि जो क्लेमेंट्स के DNA सैंपल्स है और जो विक्टिम्स हैं कि यहाँ पे जो DNA सैंपल्स हैं उनको मैच कराने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। अभी के लिए तो एम्स ओडिशा में ये 81 बॉडीज रखी हुई हैं। अब ये बॉडीज जब हैंडओवर हो जाएंगी तो उनके क्लेमेंट्स को सरकार से 15 लाख रुपए का हर्जाना मिल जाएगा। लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग हो सकता है यहाँ पे सिर्फ 15 लाख का हर्जाना लेने के लिए बॉडी क्लेम कर रहे हो, इसलिए DNA सैंपल की मैच कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने आप में दिल्ली बेस्ड फॉरेंसिक ऑफिसर्स का ये बोलना है कि भैया इन मृत शरीरों से DNA के सैंपल निकाल पाना अपने आप बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि
क्योंकि कई बार जब आप टीथ से डीएनए सैंपल्स निकालते हो तो टीथ सड़ चुके हैं टोबैको कंबंशन की वजह से, मसल टिश्यू यहाँ पे डिकम्पोज हो चुका है, तो डीएनए एक्सट्रैक्शन मुश्किल हो रहा है। प्रोफाइलिंग के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसके रिजल्ट आने में कभी कभी हफ्ता लग जाता है, कभी कभी 3 साइकिल्स पीसीआर की रिपीट करनी पड़ती है और उसके बाद भी प्रॉपर रिजल्ट्स निकल के नहीं आ पाते। बहुत सारे स्टेट्स, बिहार, वेस्ट बंगाल के जो क्लेमेंट्स हैं यहाँ पे डेड की बॉडीज के, वो कैंप कर रहे हैं एम्स भुवनेश्वर के पास। उनको ये बोला गया है कि आप घर वापस लौट जाओ, लेकिन वो घर वापस नहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं हम बॉडी लेके ही जाएंगे अपने रिलेटिव्स की। खास बात यहाँ पे ये ऑफिशियल्स का ये भी बोलना है कि देयर इज अ चांस कि कुछ बॉडीज अनक्लेम्ड ही रह जाएं, क्योंकि जब तक प्रॉपर डीएनए सैंपल मैच नहीं होगा तब तक बॉडीज हैंड ओवर की नहीं जाएंगी। रीजन बीइंग 15 लाख का कंपनसेशन, प्रॉपर अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पे इन्वॉल्व है। फिर भैया नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो ने वार्निंग दी है अगेंस्ट प्रमोशन ऑफ ऑर्गन ट्रेड। यहां पे देखिए क्या बोला जा रहा है। प्राइवेट वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पोस्ट जो कि ऑफर करते हैं ऑर्गन्स फॉर ट्रेड, इनको यहां पे वार्निंग इशू की गई है नोटो नाम के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नोटो ने चिट्ठी लिखी है प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को सारे स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में, बोला कि स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करिए और स्टेप्स लीजिए टू प्रिवेंट ऑर्गन ट्रैफिकिंग। ठीक है, ये जो ऑनलाइन प्रमोशन हो रहा है ओवरऑल ऑर्गन्स को बेचने का, दिस इज इन ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994 एंड रूल्स। ये जो एक्टिविटीज हैं ये पनिशेबल है अंडर सेक्शन 18 ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट 1994 और इसके ऊपर जुर्माना है 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का और 5 साल से 10 साल तक की जेल की सजा है। देखिए ऑर्गन ट्रैफिकिंग किस प्रकार से काम करती है ये बॉलीवुड की कुछ मूवीज में भी दिखाया गया है। एक जॉन अब्राहिम की मूवी आई थी, आई एम नॉट श्योर क्या नाम था उसका, रॉकी हैंडसम था, उसमें भी एक प्रॉपर कार्टेल चल रहा होता था, यहाँ पे ऑर्गन ट्रेडिंग का ये सब दिखाया गया। मूवीज में थोड़ा ज़्यादा आप कह लो मतलब सिनेमैटिक तरीके से दिखाया जाता है, बट एक्चुअली में ऑर्गन ट्रेडिंग्स के प्रॉपर कार्टल्स और माफिया चलते हैं, न केवल इंडिया में, दुनिया भर में। इंडिया में ये थोड़ा ज़्यादा ऑपरेट करते हैं क्योंकि इंडिया में गरीबों की संख्या ज़्यादा है। एक गरीब गायब हो गया तो ना कोई इसको ढूंढता है ना कोई इसको पूछता है, तो इसी रिस्पेक्ट में ओवरऑल इस ऑर्गन ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल करने की बात कर रहा है नोटो ने यहाँ पे ये बोला कि हम नेसेसरी स्टेप्स लेंगे फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑर्गन ट्रैफिकिंग, एक प्रॉपर सिस्टम पुटअप करेंगे मॉनिटर करने के लिए। देखिए ऑर्गन डोनर्स रजिस्टर्ड होते हैं और उन ऑर्गन डोनर्स की आप कह लो मतलब आप कह लो सीनियरिटी के हिसाब से या फिर कह लो आपके नंबर के हिसाब से आपको ऑर्गन अवेलेबल करवाए जाएंगे। एक वेब सीरीज भी आई थी माधवन की जिसमें ओवरऑल ये पूरा का पूरा सिस्टम दिखाया गया था। तो नोटो का काम है टू स्टैब्लिश अ नेटवर्क फॉर ऑर्गन प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड टू मेंटेन अ नेशनल रजिस्ट्री ऑन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन, और उस रजिस्ट्री के हिसाब से लाइन से ओवरऑल आपको ऑर्गन्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो इस प्रकार से प्राइवेट वेबसाइट्स पे ऑर्गन बेचना जाके ये बिल्कुल इलीगल है। फिर आगे अगर बात की जाए दोस्तों तो नोटो की बात की जाए, नोटो से पहले हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे ज्यादा ट्रांसप्लांट्स इंडिया के अंदर होते हैं। जो डिसीज डोनर्स है, जो डोनर्स मर चुके हैं, ओवरऑल उनके जो ऑर्गन्स हैं 17.8% ट्रांसप्लांट्स में इस्तेमाल हुए 2022 में। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक डाउट उठता है कि 82.2% ट्रांसप्लांट्स क्या इलीगल तरीके से हुए, इस बात को चेक करना बहुत ज़रूरी है। 2013 में जो डिसीज्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स थे वो आपके 837 थे, 2022 में हो चुके हैं 2765। टोटल नंबर ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स की बात की जाए फ्रॉम डिसीज्ड एंड लिविंग डोनर्स तो 2013 में थे 4990 और 2022 में थे 15,561। देखिए जरूरी नहीं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में एक इंडिविजुअल को मरना पड़े। हर इंसान में 2 किडनी होती तो कई बार वो 1 किडनी डोनेट कर देता है और 1 किडनी पे जीता है। हर साल अगर आप देखो तो 1.5 से 2 लाख लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट अगर आप 2022 की बात करो तो 10,000 लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट मिली जबकि जरूरत थी 1.5 से 2 लाख लोगों को। ओके, फिर अगर आप देखो तो 80,000 लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत थी 2022 में, लेकिन मिली 3,000 को। ओके, फिर अगर आप देखो तो 10,000 लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी 2022 में, लेकिन मिली केवल 250 को। तो ये चीजें यहाँ पे हमें निकल के आ रही। तो ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, ऑर्गन डोनर्स को ढूंढना, ये अपने आप में बड़ा ही ट्रिकी और सेंसिटिव टॉपिक है इंडिया के अंदर।
फिर इस पर्टिकुलर आप कह लो एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए जो बॉडी बनाई गई है, रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी बनाई गई है, वो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो, नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, इसको सेटअप किया गया अंडर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक एपेक्स सेंटर की तरह काम करता है ऑल इंडिया एक्टिविटीज ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड नेटवर्किंग को करने के लिए व्हेन इट कम्स टू प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एंड रजिस्ट्री ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन इन द कंट्री। पॉलिसी गाइडलाइंस को ले डाउन करता है, प्रोटोकॉल्स को ले डाउन करता है फॉर वेरियस फंक्शंस, नेटवर्क विद सिमिलर रीजनल एंड स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस, हैंडल करता है डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशंस, हॉस्पिटल्स एंड इंडिविजुअल्स। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। सेंटर प्लान्स मार्केट स्कीम टू प्रमोट सस्टेनेबल लिविंग। भैया सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट करने के लिए एक मार्केट स्कीम केंद्र की सरकार लेके आ रही है। भाई क्या चीज है, यहां पे बात हो रही है ग्रीन क्रेडिट स्कीम की। क्या है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने यहां पे एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला है जिसके तहत ये बोला जा रहा है कि जल्दी ही एक ग्रीन क्रेडिट स्कीम लॉन्च की जाएगी और ये ग्रीन क्रेडिट स्कीम इंसेंटिवाइज करेगी अ होस्ट ऑफ एक्टिविटीज को। कैसी एक्टिविटीज, तो भैया पेड़ लगाना है, फॉरेस्टेशन प्रोग्राम, वेस्ट वाटर कंजर्वेशन करना, वेस्ट मैनेजमेंट करना, रेमेडी करना एयर पॉल्यूशन को। तो इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस दोनों मिलके इस प्रकार की एक्टिविटी को करके ग्रीन क्रेडिट अर्न कर सकते हैं और उसी को बोला जा रहा है ग्रीन क्रेडिट स्कीम। तो बेसिकली ये जो ग्रीन क्रेडिट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं पेड़ लगाता हूं, मैं वाटर को कंजर्व करता हूं, मैं वाटर वेस्ट मैनेजमेंट करता हूं, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए स्टेप्स लेता हूं और यही काम एक ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो जिस क्वांटम में आप ये काम करोगे उतना आपको ग्रीन क्रेडिट मिलेगा और फिर उस ग्रीन क्रेडिट को मार्केट में बेच के आप पैसा भी ले सकते हो। अभी के लिए ये क्रेडिट्स कैसे इकट्ठे किए जाएंगे, आप वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हो, कितना वेस्ट मैनेजमेंट आपने किया, इसको कैसे क्वांटिफाई किया जाएगा, इस बात के पैरामीटर सेटअप नहीं किए गए हैं, डिफाइन नहीं किए गए हैं, दे आर येट टू बी स्पेसिफाइड। ठीक है ना, बट हाँ डेफिनेटली ये जरूर बोला जा रहा है कि इन ग्रीन क्रेडिट से आप पैसा भी कमा सकते हो। तो एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम यहाँ पे प्रपोज किया जा रहा है, नेशनल लेवल पे लॉन्च किया जाएगा टू लेवरेज अ कॉम्पिटिटिव मार्केट बेस्ड अप्रोच फॉर ग्रीन क्रेडिट्स, देयर बाय इंसेंटिवाइजिंग वॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्शंस ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। ठीक है ना, तो इंडिविजुअल्स को भी इंसेंटिवाइज करेगा, कम्युनिटी मेंबर्स को भी इंसेंटिवाइज करेगा, कंपनीज को भी इंसेंटिवाइज करेगा इंक्लूडिंग इन प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज और कंपनी भी यहाँ पे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल कर सकती हैं और ओवरऑल एफॉरेस्टेशन और बाकी प्रो एनवायरमेंट एक्टिविटीज को करके ग्रीन क्रेडिट अर्न कर सकती हैं और उस ग्रीन क्रेडिट से अपने इन्वायरमेंटल एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशंस को भी पूरा कर सकती है। ठीक है ना, इसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क भी सेटअप यहाँ पे किया जा रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी है 60 दिन के लिए पब्लिक में रिलीज की गई ताकि पब्लिक कमेंट्स इसके ऊपर आ सकते हैं। अब अपने आप में देखिए दोस्तों, ये एक अच्छा प्रोग्रेसिव स्टेप है। देखिए सरकार की प्रायोरिटी है टू क्रिएट सप्लाई ऑफ ग्रीन क्रेडिट्स वाया वॉलंटरी एक्शंस एंड देन क्रिएट डिमांड बाय ब्रिजिंग इन लॉज और रूल्स दैट विल इंसेंटिवाइज कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू बाय क्रेडिट्स दैट कैन बी ट्रेडेड। ठीक है, मतलब ओवरऑल आपने ग्रीन एक्टिविटी की, पेड़ लगाए, पानी को साफ रखा, एनवायरनमेंट को साफ रखा, वेस्ट को मैनेज किया, उसके बेसिस पे आपको क्रेडिट मिले। तो अगर आप एक कंपनी हो तो आप अपने एनवायरमेंटल नॉर्म्स को इस पर्टिकुलर क्रेडिट्स के बेसिस पे फुलफिल कर सकते हो और अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो आप अपने क्रेडिट्स को बेच के पैसा भी कमा सकते हो। खास बात दोस्तों यहां पे ये है कि इससे पहले जो स्कीम इस टाइप की चलाई गई है वो स्कीम कौन सी थी, वो थी कार्बन ट्रेडिंग की, कार्बन मार्केट्स की। अब कार्बन मार्केट्स में आप ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को ट्रेड करते थे, मतलब ओवरऑल एक कंपनी है, उसको जितने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस अलाउड हैं अगर उससे कम किए तो जो एक्स्ट्रा बचे वो ओवरऑल किसी और को बेच सकता है और किसी एक पर्टिकुलर कंपनी ने जितने उसको ग्रीन हाउस गैस एमिशंस अलाउड थे उससे ज्यादा किए तो एक्स्ट्रा के लिए उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो कार्बन क्रेडिट्स में, कार्बन मार्केट में आप ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को ट्रेड करते थे, लेकिन इस पर्टिकुलर ग्रीन क्रेडिट स्कीम में आप प्रो इन्वायरमेंटल एक्शंस करेंगे ग्राउंड में और उस प्रो इन्वायरमेंटल एक्शंस का फायदा उठाएंगे। इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में 8 सेक्टर्स को पॉइंट आउट किया गया जो कि क्रेडिट्स को जनरेट कर सकते हैं। कौन कौन से, तो ट्री प्लांटेशन बेस्ड ग्रीन क्रेडिट टू प्रमोट एक्टिविटीज फॉर इंक्रीजिंग ग्रीन कवर थ्रू ट्री प्लांटेशन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। फिर अगला वाटर बेस्ड ग्रीन क्रेडिट टू प्रमोट वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर यूज एफिशिएंसी सेविंग्स, फिर इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट एंड यूज ऑफ वेस्ट वाटर। फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बेस्ड ग्रीन क्रेडिट टू प्रमोट नेचुरल एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड लैंड रिस्टोरेशन टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, सॉइल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड प्रोसेस प्रोड्यूस्ड।
और फिर वेस्ट मैनेजमेंट बेस्ड ग्रीन क्रेडिट टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड इंप्रूव प्रैक्टिस। तो ये कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं। देखिए अभी के लिए प्रिलिमिनरी बेसिस पे ये आइडिया पुटअप किया गया है ग्रीन क्रेडिट स्कीम का, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का। ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम्स के एग्जैक्ट पैरामीटर्स आगे आने वाले सरकार के द्वारा रिलीज की जाएंगे, लेकिन अपने आप में एक बड़ा ही इनोवेटिव स्कीम है दोस्तों, क्योंकि इतने बड़े स्केल पे इतने सारे पैरामीटर्स को इंक्लूड करके एक प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है, जो कि प्रोग्राम लॉन्ग टर्म में ओवरऑल इंडिया के अंदर लोगों को, इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को एक पुश देगा कि हाँ भाई वो प्रो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करें। ओके, इन्वायरमेंट में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। आगे, कैबिनेट क्लियर्स एनआरएफ बिल टू ऑफर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन टू रिसर्च। भैया साइंस एंड टेक में न्यूज आपके काम की है, तो वैसे सीधे सीधे साइंस एंड टेक में काम की नहीं है, लेकिन हाँ भाई साइंटिफिक इनोवेशन के रिस्पेक्ट में तो काम की है। यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को अप्रूवल दिया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को। ये पर्टिकुलर बिल क्या बनाएगा? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएगा, और ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक एपेक्स बॉडी की तरह काम करेगी टू प्रोवाइड हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन टू साइंटिफिक रिसर्च इन द कंट्री। तो इंडिया के अंदर हाई लेवल पे साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट किया जाए एज पर प्रोविजंस एंड एथोस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके लिए यहाँ पे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जा रहा है। इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को पैसा एलोकेट किया जाएगा 2023 से 2028 के बीच में 50,000 करोड़ रुपए का। हालांकि ये पूरा का पूरा 50,000 करोड़ सरकार की तरफ से नहीं आएगा। अभी के लिए सरकार के प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स ये हैं कि अगले 5 सालों में सरकार 10,000 करोड़ देगी 2023 से 2028 के बीच में, और बाकी 40,000 करोड़ प्राइवेट सेक्टर से आएगा और बाकी एनजीओज वगैरह से आएगा। तो कुल मिला के 50,000 करोड़ रुपए 2023 से लेकर 2028 के बीच में एनआरएफ के पास आएंगे, जिसमें से सरकार 10,000 करोड़ देगी और बाकी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट से आएगा। ये सब पॉइंट्स बोले गए एक प्रेस स्टेटमेंट के द्वारा, जो कि डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिलीज किए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यहाँ पे कौन होगा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली ओवरऑल एनआरएफ ये किसके एम्बिट के अंदर काम करेगा? डीएसटी के एम्बिट के अंदर काम करेगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है ना भाई। इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अपने गवर्निंग बोर्ड ऑफ एमिनेंट रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स होंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होंगे बोर्ड के। यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट्स होंगे। एनआरएफ की जो फंक्शनिंग होगी इसको गवर्न किया जाएगा बाय एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल चेयर्ड बाय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो नया लॉ है ये पुरानी बॉडी को सब्स्यूम कर लेगा। पुरानी बॉडी कौन सी? साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जिसको पार्लियामेंट द्वारा 2008 में एस्टैब्लिश किया गया था। तो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड का काम इस एनआरएफ बॉडी के पास आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के साइंटिफिक रिसर्च को इंश्योर करना काम है एनआरएफ का, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का। इसके लिए पैसा सरकार की तरफ से भी आएगा, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी आएगा। अभी के लिए ज्यादातर जो रिसर्च फंडिंग जाती है वो प्रीमियर एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस आईआईटीज और आईआईएससी के पास जाती है। इनके पास जो फंडिंग जा रही है वो जाती रहेगी। इनकी फंडिंग में से पैसा काट के एनआरएफ को नहीं दिया जाएगा। अब खास बात दोस्तों ये है कि आईआईटी और आईआईएससी के पास तो ठीक ठाक फंडिंग चली जाती है, लेकिन जो राज्य की यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास प्रॉपर फंडिंग नहीं जा पाती। तो उस प्रॉपर फंडिंग को इंश्योर करेगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। केवल 10% ऑफ द रिसर्च फंड्स स्टेट यूनिवर्सिटीज के पास पहुंच रहे हैं, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज के पास उनके ड्यू रिसर्च फंड्स पहुंचे, इस बात को इंश्योर करेगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। लगभग 36,000 करोड़ रुपए इसमें सीधे सीधे प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आएगा। एनआरएफ प्रायोरिटाइज करेगा रिसर्च को, फंडिंग को। एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिसाइड करेगा कि हाँ भाई किन पर्टिकुलर इलाकों में अर्जेंट बेसिस पे पैसा डालने की जरूरत है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। ये सब चीजें यहाँ पे किए जाएंगे। ओके, वैसे तुम बता दूं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत सारी ऑटोनॉमस रिसर्च बॉडीज को पैसा देती है। उन ऑटोनॉमस रिसर्च बॉडीज को तो पैसा जाएगा ही जाएगा, उसके एडिशन में 50,000 करोड़ रुपए का एक एस्टिमेट यहाँ पे एनआरएफ के लिए भी बनाया जा रहा है। लेट्स सी कितना पोटेंशियल तरीके से आगे रिस्पॉन्ड करता है। फिर आगे, डेज आफ्टर ब्लैक सैटरडे रशियंस टेक स्टॉक। ब्लैक सैटरडे यहाँ पे बेसिकली रशिया की बात हो रही है। इंटरनेशनल रिलेशंस में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। ओके, तो क्या बताया जा रहा है? देखिए, रशिया के अंदर वैगनर ग्रुप की म्यूटनी के बारे में आप सबने सुना है। वैगनर ग्रुप की म्यूटनी हो गई। येवगेनी प्रिगोजिन अपने वैगनर ग्रुप के 25,000 सोल्जर्स को लेकर रोजलॉव शहर के ऊपर कब्जा लिया। कब्जाते वक्त उन्होंने थोड़ा वायलेंस भी किया, कुछ हेलीकॉप्टर गिरा दिए, कुछ रशियन आर्म्ड फोर्सेस के इंडिविजुअल्स को मार दिया, लेकिन बड़े स्केल में रशियन आर्मी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। व्लादिमीर पुतिन ने थोड़ा दिमाग लगाया, म्यूटनी को खत्म कर दिया। येवगेनी प्रिगोजिन प्लेन में बैठे पहुंच गए बेलारूस। अब यहाँ पे
देखिए, वैगनर ग्रुप केवल येवगेनी प्रिगोजिन नहीं था, उसमें 25,000 सोल्जर्स थे, उसके बड़े बड़े हैवी इक्विपमेंट्स थे। वैगनर ग्रुप ने बाखमुत की बैटल जीती है रशिया के लिए। तो कहीं ना कहीं वैगनर ग्रुप के पास जो हार्डवेयर था, मिलिट्री हार्डवेयर, वो तो रशियन आर्मी ने कब्जा लिया, लेकिन ये जो 25,000 सोल्जर्स थे वैगनर ग्रुप के, इनका क्या होगा यहाँ पे? तो इनके रिस्पेक्ट में व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए। 3 ऑप्शन क्या क्या हैं? तो वैगनर ग्रुप के मिलिट्री पर्सनल्स को बोला गया कि या तो तुम डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ साइन अप कर लो, तुम मिलिट्री ज्वाइन कर लो रशिया की, या तो तुम एक काम करो घर लौट जाओ, या तुम एक काम करो बेलारस चले जाओ अपने बॉस येवगेनी प्रिगोजिन के पास। तो ये 3 ऑप्शंस यहाँ पे वैगनर ग्रुप के मिलिट्री पर्सनल्स को दिए गए। कहीं ना कहीं रशिया के अंदर एक बहुत बड़ी क्राइसिस अवर्ट हो गई है, लेकिन उस क्राइसिस के बाद घर पे जो डैमेज है, डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। नो डाउट वैगनर ग्रुप के जितने भी सोल्जर्स हैं और जो चीफ हैं, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ओवरऑल ये जो येवगेनी प्रिगोजिन ने जो रायता फैलाया, इस रायता को समेटने की कोशिश कर रहे हैं पुतिन साहब। मिलिट्री म्यूटनी भले ही यहाँ पे अनसक्सेसफुल रही है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि मिलिट्री म्यूटनी बस एक शुरुआत होती है, वो एक आइडियोलॉजी की शुरुआत होती है। क्योंकि देखिए, मिलिट्री म्यूटनी करने वाले ये जो लोग थे रशियन ही थे। अब एकदम से एक इंडिविजुअल रशिया को अपनी मदरलैंड समझ रहा है, उसको अपना देश समझ रहा है, एकदम से उसकी जो सोच होती है वो आइडियोलॉजी बदल जाती है, वो उसको अपना देश नहीं समझता और उस देश की सरकार को उखाड़ के एक अल्टरनेटिव सिस्टम सेटअप करना चाहता है। तो म्यूटनी बेसिकली सिर्फ एक फिजिकल हैपनिंग नहीं होती है, ये एक प्रकार का आइडियोलॉजिकल चेंज होता है, और ये आइडियोलॉजिकल चेंज लॉन्ग टर्म में एक नेशन स्टेट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्या ये नुकसान पहुंचाने की शुरुआत है? इस बात को लेकर यहाँ पे बातचीत हो रही है। तो रेवोल्यूशन, कूप, सिविल वॉर, ये म्यूटनी के अटेम्प्ट से ही शुरू होते हैं, और म्यूटनी का अटेम्प्ट बस एक शुरुआत होती है, उसके बाद ये अटेम्प्ट्स एक प्रॉपर सिग्निफिकेंट एक्शन में भी अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। वो यहाँ पे करेंगे, रशिया में करेंगे कि नहीं करेंगे वो पता नहीं, ठीक है। तो लेट्स सी उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली देश को एड्रेस किया और बोला कि भैया ये जो म्यूटनी थी ये मदरलैंड के बैक में एक स्टैब थी। हम ओवरऑल, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ने वैगनर्स के सोल्जर्स की तारीफ भी की है। नो डाउट वैगनर के सोल्जर्स ने अपना खून बहाया है, बाखमुत का बैटल और वॉर्स, बहुत सारे बैटल्स यूक्रेन की जंग में जीते हैं। तो कहीं ना कहीं तारीफ भी की है यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ने वैगनर ग्रुप की। और वैगनर ग्रुप के सारे जितने भी ओवरऑल सोल्जर्स हैं उनको यहाँ पे प्रॉपर ऑप्शन दिया गया कि या तो आप रशिया की मिलिट्री मिल जाइए, या आप अपने घर लौट जाइए, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, या फिर अगर आप चाहो तो आप बेलारस भी जा सकते हो। जब वैगनर ग्रुप के फाइटर्स ने कंट्रोल लिया था रोस्टोव ऑन डॉन का, जो कि 1 मिलियन की सिटी है यूक्रेन बॉर्डर पे, तो उस समय पे जो मॉस्को में बैठे हुए एलिट्स थे वो हिल गए थे। ओके, जब मिस्टर प्रिगोजिन आगे बढ़े थे मॉस्को के ऊपर कब्जा करने के लिए, तब उन्होंने कौन कौन से फैक्ट्स पॉइंट आउट किए थे? करप्शन, पुअर डिसीजन मेकिंग, हाई कैजुअलिटीज ऑन द फ्रंट लाइन, यूक्रेन के यूक्रेन के अटैक को ही ओवरऑल क्रिटिसाइज कर दिया, बोल दिया ये डिसीजन ही गलत था हमारे लीडर एलिट्स का, हमें यूक्रेन पे अटैक नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर येवगेनी प्रिगोजिन वापस लौट गए। देखिए, येवगेनी प्रिगोजिन वापस लौट गए तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। येवगेनी प्रिगोजिन इस बात को जानते थे कि अगर रशियन आर्मी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया तो बच ये भी नहीं पाएंगे। अब ये वैगनर ग्रुप के 25,000 सोल्जर्स कब तक लड़ोगे भैया आप रशियन आर्मी से? भले ही यूक्रेन फ्रंट पे आप कमजोर कर दोगे रशिया को, बट इंटरनली आपकी इस म्यूटनी को क्रश तो कर ही दिया जाएगा, मरना आपका तय है। ये बात येवगेनी प्रिगोजिन को पता थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पे मांडवली कर ली। येवगेनी प्रिगोजिन ने बार बार बोला है कि ओवरऑल इस यूक्रेन मेहम के लिए ये शोइगु रिस्पॉन्सिबल है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है। तो शोइगु के ऊपर लगातार इल्जाम लगाया है, शोइगु की रेजिग्नेशन की भी यहाँ पे डिमांड की है। ओवरऑल 1991 में जो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था वो कहीं ना कहीं एक दुखद इवेंट था। कहीं उस प्रकार का कोई और डिसइंटीग्रेशन या रशिया का टूटना फिर से तो नहीं हो पाएगा, इस बात को भी लेके यहाँ पे बातचीत हुई है। लेकिन फाइनली यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, 3 ऑप्शंस दिए गए हैं वैगनर सोल्जर्स को। अब वैगनर सोल्जर्स कौन सा ऑप्शन यहाँ पे साइन करेंगे, उन नेपाली सोल्जर्स का क्या होगा जो कि वैगनर ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं रशियन सिटीजनशिप की आस में, दैट ओनली टाइम विल टेल। लेट्स सी यहाँ पे क्या निकल के आता है, ओवरऑल इस वैगनर ग्रुप के रैप अप में क्या एंड रिजल्ट निकलता है। और क्या सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पे है कि ये जो 25,000 वैगनर सोल्जर्स हैं, आप इनके माइंडसेट से सोचो ये क्या सोच रहे होंगे। इनको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो तुम रशियन मिलिट्री से मिल जाओ,
या तुम बेलारूस से चले जाओ या फिर तुम आर्मी छोड़ के अपने घर लौट जाओ। अब सोचो, एक वैगनर ग्रुप का सोल्जर ये जानता है कि उसने कहीं ना कहीं दगा किया है देश के साथ। अब मान लो वो रिटायर होने की सोचे, अपने गांव जाने की सोचे अपने घर वालों के साथ, तो क्या गारंटी कि कल की डेट में रशिया की सरकार और पुतिन उनसे बदला नहीं निकालेंगे? क्या गारंटी कि एक दिन घर में वो सो रहा और घर में कुछ अटैकर्स आए और उसको उसकी फैमिली को मार के चले जाएं? कुछ भी हो सकता है। तो ये जो वैगनर ग्रुप के 25,000 सोल्जर्स ने रिवॉल्ट किया है ना, उनके दिमाग में टेंशन ज्यादा होगी। तो येवगेनी प्रिगोजिन ने रिवॉल्ट में तो उनको खींच लिया। अब येवगेनी प्रिगोजिन खुद तो जाके बेलारूस में सेटल हो गए हैं, वो तो लीडर हैं, लेकिन ये 25,000 सोल्जर्स कहीं ना कहीं बीच में फंस गए। या तो येवगेनी प्रिगोजिन आइडियोलॉजिकल बेसिस पे इनको लड़ने के लिए लेके जा रहे थे तो पूरा ही लड़ा देते। अब बीच में येवगेनी प्रिगोजिन ने वापस खींच लिया अपने आप को। अब ये 25,000 सोल्जर्स बीच में फंसे हैं, तो करें क्या? लेट्स सी मेजॉरिटी यहाँ पे क्या डिसीजन लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर यही डिसीजन लेने वाले हैं कि वो रशियन मिलिट्री में अपने आप को मिला लेंगे। दैट इज द मोस्ट सेफ ऑप्शन। आगे बात करते हैं, नेपाल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स गवर्नमेंट टू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज। तो भैया नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ऑर्डर दिया है सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करिए, रजिस्टर करिए। देखिए, इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर बहस चल रही कि सेम सेक्स मैरिज को आप अलाउ क्यों नहीं कर रहे हो, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल ने रिसेंटली इंटरिम ऑर्डर यहाँ पे रिलीज किया है और बोला है, मतलब डायरेक्ट किया ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को और अदर रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज को कि आप एक ट्रांजिशनल मैकेनिज्म बनाइए जिसके चलते इंश्योर किया जाए कि सेम सेक्स कपल का मैरिज रजिस्ट्रेशन हो नेपाल के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ गवर्नमेंट से बोला है कि एक सेपरेट रजिस्टर बनाइए मैरिजेस का, जहां पे जेंडर माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि ओवरऑल सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर करने के प्रॉपर इंतजाम करो। तो ये बहुत प्रोग्रेसिव डिसीजन है नेपाल के अंदर कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो 7 जून को फाइल हुई थी पिंकी गुरुंग द्वारा, जो कि करंट प्रेसिडेंट है ब्लू डायमंड सोसाइटी का राइट्स ग्रुप है नेपाल के अंदर, इसके रिक्वेस्ट के आधार पर नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर करने की परमिशन भी दे दी है और इंडिया के अंदर अभी इस बात को लेकर बहस जारी है। ठीक है, तो नेपाल के अंदर से प्रोग्रेसिव न्यूज थोड़ी कम ही निकल के आती हैं। दिस इज वन ऑफ द प्रोग्रेसिव न्यूज। फिर भाई, यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च करने वाली है यहां पे क्या, आपका यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। अब देखिए दोस्तों, यहां पे यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप करेगा क्या? ये जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ये सर्वे करेगी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज की। ये बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज की सर्वे होगी थ्रू यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। इस यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया जाएगा 1 जुलाई को फ्रॉम केप कैनावेरल फ्लोरिडा, स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट पे। ये जो यूक्लिड मिशन है, ये करेगा क्या? ये अंडरस्टैंड करेगा एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स को बाय लुकिंग एट द लाइट एमिटेड फ्रॉम गैलेक्सीज 10 बिलियन ईयर्स अगो। तो जो गैलेक्सीज हमारे अर्थ से 10 बिलियन ईयर्स अगो हैं, वहां पे कैसे यूनिवर्स का एवोल्यूशन हुआ उसको स्टडी करेगा ये यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। और इस स्टडी में यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ध्यान देगा डार्क एनर्जी और डार्क मैटर पे। देखिए दोस्तों, एस्ट्रोफिजिक्स में और स्पेस फिजिक्स में डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों समझना बहुत ज्यादा जरूरी? क्योंकि पूरे यूनिवर्स में 68% डार्क एनर्जी है और 27% डार्क मैटर है। तो कितना हो गया? लगभग 95%। बचे 5% में ये सारे प्लैनेट्स और स्टार्स और गैलेक्सीज आपको नजर आ रही हैं। तो बेसिकली गैलेक्सीज के अंदर आपका 68% इज डार्क एनर्जी और 27% इज डार्क मैटर। बाकी सब प्लैनेट्स और आपके स्टार्स ये सब 5% में आते हैं। तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को स्टडी करने के लिए ये यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप भेजा जा रहा है। जल्दी ही दोस्तों, जो मेरा मेंटरशिप कोर्स है, वहां पे मैं डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपलोड करूंगा। एक डिटेल्ड साइंटिफिक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूपीएससी 2024 का मेंटरशिप कोर्स यहाँ पे चल रहा है। ओवरऑल इस पर्टिकुलर मेंटरशिप कोर्स में आपको हजारों वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोल्डर्स बने हुए हैं, जीएस पेपर 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, प्रीलिम्स टिडबिट्स के, थीम बेस्ड टॉपिक के, मेंस करंट्स टॉपिक के, और फिर स्टैटिक टॉपिक्स के भी फोल्डर में बनाने शुरू कर रहा हूँ। जैसे कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का फोल्डर यहाँ पे आपको बना दिख रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री का फोल्डर जल्दी यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है ना, एनवायरमेंट का फोल्डर, हिस्ट्री का फोल्डर, ये सब यहाँ पे फोल्डर्स हैं जो इंपॉर्टेंट। देखिए, आपको इस पर्टिकुलर कोर्स को अवेल करने के साथ साथ बस कुछ बेसिक काम करने हैं, बेसिक किताबें आपको पढ़नी है, और वो बेसिक किताबें भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट समझा रखी हैं। जैसे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स, सतीश चंद्रा की मिडिवल हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी, 11th क्लास की फिजिकल एनवायरमेंट की फिजिकल ज्योग्राफी पूरी कंप्लीटेड, एनवायरमेंट के भी चालू है। तो बेसिक किताबें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रखी है, ठीक है। 60% तो मैंने फ्री में कंप्लीट करा रखी है, बाकी 40% आपको खुद से एक बेसिक रीडिंग मारनी है और उसके बाद हर चीज मैं यहाँ पे आपके साथ कवर कराऊंगा।
डेली के बेसिस पे जो डिटेल्ड पीडीएफ्स हैं वो यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। डेली के बेसिस पे वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे कल मैंने ओवरऑल हिंदू कुश हिमालय से रिलेटेड एक न्यूज़ आपके लिए कवर की है। यूनाइटेड नेशंस की जो फर्स्ट एवर हाई सीज ट्रीटी है उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको दी है। उसके साथ साथ इस व्हीट और पल्सेस के स्टॉक पे जो सीलिंग लगाई गई उसके बारे में बात की गई। रिसेंटली ही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंट रेलेवेंट आप कह लो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये सब डिटेल बेसिस पे डेली बेसिस पे अपलोड होता है। तो यहां पे मैं कंटेक्स्ट के हिसाब से जो भी मेंस के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो कवर ही रहा हूं, और उस कंटेक्चुअल थीम के हिसाब से जो एसोसिएटेड स्टैटिक टॉपिक्स हैं वो भी कवर कर रहा हूं। तो 90% 99% आपका स्टैटिक भी यहां पे कवर होगा। तो आप चाहो तो इस पर्टिकुलर मेंटरशिप कोर्स को अवेल कर सकते हो। डेली के बेसिस पे वीडियोस और पीडीएफ्स, डिटेल्ड पीडीएफ्स। तो सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि जब मैं यहाँ पे इन पर्टिकुलर वीडियोस को आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं नोट मेकिंग का भी प्रॉपर तरीका आपको यहाँ पे बताऊंगा। उन वीडियोस को पढ़ाते वक्त कि कैसे आपको नोट्स इनकॉर्पोरेट करना है, साथ साथ आंसर राइटिंग्स की भी ट्रिप्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी कि भाई मैं कुछ क्वेश्चंस बना के उनके मॉडल आंसर्स कैसे लिखने हैं। इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर जीएस पेपर 4 का भी डिटेल्ड कंटेंट आएगा, और उसके साथ साथ जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उनको आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो काफ़ी कुछ है इस मेंटरशिप कोर्स में आपके लिए। मैं इस मेंटरशिप कोर्स की जो डिटेल्ड मार्केटिंग होती है वो केवल एडिटोरियल की वीडियो में करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 33-34 मिनट पर जो मेरा एडिटोरियल देख रहा है वो यहाँ पे एक सीरियस कैंडिडेट है। तो अगर आप कोई और दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखे हो तो भी ओवरऑल कुछ घंटे देके आप इस पर्टिकुलर कोर्स का पूरा फायदा उठा सकते हो। लगभग कोर्स की कॉस्ट इस समय पे आपको सब जीएसटी और टैक्सेस मिला के, हैंडलिंग चार्जेस मिला के 12,000 रुपये पड़ रही। देखिए कुछ लोग बोलेंगे ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है दोस्तों। रीज़न मीन नवंबर 2024 तक का ये कमिटमेंट है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए मेंस आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, अपने आप में बहुत बड़ा कमिटमेंट है, बहुत लंबा कमिटमेंट है। इसमें ज़्यादा कोई कूपन डिस्काउंट भी आने वाले हैं नहीं, ठीक है ना, क्योंकि कोर्स को बनाने में एफर्ट बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म का कोर्स है। तो आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू, ठीक है ना भाई। तो यहां पे हमने बात की, याद रखिएगा यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च कर रही है इसको, और इसका काम क्या है? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को यहां पे ओवरऑल एनालाइज करना उन इलाकों में, उन गैलेक्सीज में जो कि अर्थ से 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। 10 बिलियन ईयर्स दूर है, मतलब लाइट ईयर ही हो जाता है वो। इस पेलोड में जो कि इस यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा जाएगा, फाल्कन एक्स रॉकेट पे आप कह लो स्पेस एक्स के, 1.2 मीटर वाइड टेलीस्कोप होगा, विजिबल वेवलेंथ कैमरा होगा, नियर इंफ्रारेड कैमरा स्पेक्ट्रोमीटर होगा। तो बेसिकली ये जो यूक्लिड मिशन है, इट इज वन ऑफ द फर्स्ट कंसर्टेड एफर्ट्स टू फाइंड द मिसिंग पीसेस ऑफ कॉस्मिक पजल्स, मतलब डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, ठीक है भाई। तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को ढूंढने के लिए 2012 में यूक्लिड कंसोर्टियम बनाया गया था, जिसमें बोला गया था कि फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स को साथ में लेके आया जाएगा। इसमें क्या क्या है, 1.2 मीटर वाइड कैमरा, ओवरऑल टेलीस्कोप, ये सब मैंने आपको बता दिया। ओके, तो यू कैन अवेल दिस पर्टिकुलर मेंटरशिप कोर्स और डार्क एनर्जी, डार्क मैटर से एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन इन दिस मेंटरशिप कोर्स, जो कि आपको वेबसाइट www.harshitdwedi.com पे भी अवेलेबल है। साथ साथ आपको मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन ऐप पे भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी के लिए ऐप एंड्रॉयड पे अवेलेबल है, जल्दी ही ऐप मेरे नाम से iOS पे भी आ जाएगी, एप्पल पे भी आ जाएगी। अभी के लिए माई इंस्टीट्यूट के नाम पे, जल्दी एप्पल के लिए आ जाएगी। जो ऑर्गेनाइजेशनल कोड से मेरे कोर्सेज को एक्सेस करते हैं वो ऑर्ग कोड PJDDN इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं भाई एडिटोरियल एनालिसिस पे। एडिटोरियल एनालिसिस में पहला एडिटोरियल है EPFO से रिलेटेड। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का नवंबर 2022 का जजमेंट आया। इस पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर इंक्रीज्ड पेंशन की बात की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी बेनिफिशरीज हैं अलग अलग एम्प्लॉयर्स के, इनको इंक्रीज्ड पेंशन देने की बात की गई। अब यहां पे 3 कैटेगरी ऑफ लोग निकल के आए। देखिए हुआ यह था कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर 2014 में EPFO ने कुछ अमेंडमेंट्स किए। कुछ अमेंडमेंट्स के आधार पर कुछ बेनिफिशरीज थे, कुछ बेनिफिशरीज नहीं थे। जो बेनिफिशरीज नहीं थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट सुना दिया नवंबर 2022 में, और EPFO को डायरेक्शंस दी कि आप सारे इंटेंडेड बेनिफिशरीज को इंक्रीज्ड बेनिफिट्स दीजिए। ठीक है भाई। अब यहां पे 3 प्रकार के बेनिफिशरीज निकल के आ रहे हैं। एक जो कि अपनी नौकरी से रिटायर हो गए 1 सितंबर 2014 से पहले, दूसरे जो कि 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर हुए, और तीसरे जो आज भी अपनी सर्विस में है। अभी तक अगर आप देखो तो 16 लाख एप्लीकेशंस इंक्रीज्ड पेंशन की यहां पे निकल के आ चुकी है।
अब खास बात दोस्तों यहाँ पे यह है कि यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री जो कि ओवरसी करता है ईपीएफओ को, इसने रिसेंटली स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी को यह बताया कि इस कोर्ट के वर्डिक्ट के इम्प्लीकेशंस को अभी के लिए जो 2023-24 के बजट एस्टिमेट्स हैं उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से एस्टिमेट्स को अभी काउंट नहीं कर पाए। क्योंकि समझिए दोस्तों, सितंबर 2014 के बाद जो रिटायर हुए उनका अलग फाइनेंशियल लायबिलिटी आएगी, जो उससे पहले रिटायर हो गए उनकी अलग फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी, जो अभी के लिए नौकरी में उनकी अलग फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो लायबिलिटीज यहां पे अलग अलग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे जो लोग इंक्रीज्ड पेंशन के लिए अपनी एप्लीकेशन डाल रहे हैं उनको ये नहीं पता है कि उनको पेंशन कितनी मिलेगी। सीधी बात है दोस्तों, अगर आप इंक्रीज्ड पेंशन की एप्लीकेशन डाल रहे हो तो ओवरऑल आपको अपनी तनख्वाह में से ज्यादा डिडक्शन कराना पड़ेगा। अब जो वर्किंग है वो तो अपनी तनख्वाह में से डिडक्शन बढ़ा सकता है, लेकिन जो रिटायर हो चुका है उसकी तनख्वाह से तो कोई डिडक्शन हुआ नहीं। तो जो डिडक्शन उसकी तनख्वाह से नहीं हुआ उसको बोला जाएगा कि उतना पैसा अभी आके ईपीएफओ को दो अगर आपको पेंशन बेनिफिट्स चाहिए, ठीक है ना। तो अब इस कंटेक्स्ट में बहुत सारे लोग जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद पेंशन के बेनिफिट्स चाहते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अगर वो पुराना पैसा दे देते हैं ईपीएफओ को तो उनको कितनी पेंशन मिलेगी। इस बात को लेके क्लैरिटी नहीं है। तो जो 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो गए उनको तो यही पता नहीं चल पा रहा है कि उनकी एप्लीकेशन पे ईपीएफओ की तरफ से पॉजिटिव जजमेंट आएगा भी कि नहीं आएगा, और अगर आएगा तो उनको पेंशन कितनी मिलेगी। अभी के लिए तीसरा एक्सटेंशन दे दिया गया है इस पर्टिकुलर स्कीम के इंप्लीमेंटेशन को लेके। धीरे धीरे करके काम हो रहा है। जो लोग अभी सर्विस में हैं, जो लोग 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर हो चुके हैं, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर काम चालू है। उसका क्या आउटकम निकल के आता है ये तो भाई देखिए समय आने पे ही पता चलेगा, ठीक है ना। बट ईपीएफओ को थोड़ा और ट्रांसपेरेंसी यहां पे रखना चाहिए। अर्जेंट बेसिस पे जितने भी लोग इस पर्टिकुलर स्कीम का बेनिफिट उठाना चाहते हैं उनको ये भी बताना पड़ेगा कि हाँ भाई आप ओवरऑल कितना पैसा दोगे तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी वगैरह वगैरह, ठीक है ना। फिर अगला, रैंकिंग्स एंड रियलिटीज ऑफ हायर एजुकेशन। भाई देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने रिसेंटली रिलीज की है इंडिया रैंकिंग्स फॉर 2023। मेंटरशिप कोर्स में मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क की इस पर्टिकुलर न्यूज को भी कवर कर चुका हूं। मैं बता दूं, देखिए नोट्स के साथ कि आपको क्या क्या नोट्स में लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है। हाँ, डेफिनेटली एडिटोरियल में एक एडिशनल इंसाइटफुल टॉपिक आप कह लो व्यू पॉइंट दिया जाता है, तो वो मैं आपको साथ एडिटोरियल में डिस्कस करता हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेंटरशिप कोर्स के साथ साथ आपको डेली के बेसिस पे ये एडिटोरियल्स भी फॉलो करने हैं, क्योंकि इन एडिटोरियल्स पे भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट एनालिटिकल इंसाइट्स आते हैं। तो सिर्फ एडिटोरियल से काम नहीं चलेगा, उसके साथ मेंटरशिप कोर्स का भी जीके चाहिए, और उसके साथ साथ सिर्फ मेंटरशिप कोर्स से भी काम नहीं चलेगा, आपको डेली के बेसिस पे मेरी एडिटोरियल की वीडियो देखनी। तो एडिटोरियल करंट की वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो भैया 8th कॉन्सिक्यूटिव एडिशन था ये रैंकिंग्स का हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का। 5 कैटेगरीज में रैंकिंग की गई है, ओवरऑल यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और इनोवेशन। तो एक ओवरऑल रैंकिंग, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, कॉलेज की रैंकिंग, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग, इनोवेशंस की रैंकिंग। 8 सब्जेक्ट डोमेन्स में रैंकिंग हुई, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ, आर्किटेक्चर, प्लानिंग, एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर्स। और NIRF ने इवेल्युएट किया इंस्टीट्यूशंस को 5 पैरामीटर्स पे: टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, ग्रेजुएशन आउटकम, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और परसेप्शन। तो बेसिकली रैंकिंग्स को इन सारे पैरामीटर्स के हिसाब से जो भी फाइनल असेसमेंट फिगर आया मिला के दिया गया है। मार्क्स जो भी सिक्योर किए जाते हैं इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, उसके बेसिस पर रैंक यहाँ पे असाइन होती है, ठीक है ना। जो मेथोडोलॉजी यहाँ पे अडॉप्ट की गई, जो पैरामीटर्स चूज किए गए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 2023 की स्क्रूटनी करने के बाद, उनका कुछ क्रिटिसिज्म यहाँ पे हो रहा है। क्या क्रिटिसिज्म हो रहा है? तो देखिए, NIRF में जो रैंकिंग रिलीज की गई है ना इस बार के एडिशन में, वो 5543 इंस्टीट्यूशंस की रिलीज की गई है। और कितने एप्लीकेंट्स थे यहाँ पे इन रैंकिंग्स के लिए? 8686 एप्लीकेंट्स थे। तो क्या ये रैंकिंग देश भर के इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस सबको कवर कर रही है? जवाब है नहीं। क्यों? ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन जो एशे सर्वे है 2021, उसके हिसाब से इंडिया के अंदर 1113 यूनिवर्सिटीज है, ये नोट्स पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो आप, और 43,796 कॉलेजेस हैं। ये 2020-21 की एशे सर्वे बोलती है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर ये टोटल नंबर आप फिगर निकालो तो इसमें से केवल 12.3% को रैंकिंग दी जा रही है NIRF के फ्रेमवर्क के द्वारा। तो अगर आप 12.3% को रैंकिंग दे रहे हो तो बाकी इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस जो कि 87.87% है, इनके क्वालिटी पैरामीटर्स को कैसे एसेस किया जाएगा, उसको कैसे डिसाइड किया जाएगा, ये अपने आप में एक मैटर ऑफ कंसर्न है। पहला पॉइंट ये निकल के आता है, ठीक है। एक नेशन इंडिया जैसा जो कि रीप करना चाहता है रिच डेमोग्राफिक डिविडेंड्स को,
हम एस्पायर करते हैं कि हम रिच डेमोग्राफिक डिविडेंड्स को रीप करेंगे। कहीं ना कहीं अर्बन रूरल डिवाइड हमारे यहाँ पे ज़्यादा है और हम केवल अपने 12.3% इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग कर रहे हैं, तो बाकी कॉलेजेस के क्वालिटी पैरामीटर्स को कैसे चेक किया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो भैया इंडिया के अंदर रूरल अर्बन डिवाइड का कुछ करना पड़ेगा। जो टॉप 100 कॉलेजेस हैं, ज़्यादातर कॉलेजेस रूरल इलाकों में नहीं, सब अर्बन इलाकों में, स्कैंट प्रेजेंट है कॉलेजेस की रूरल इलाकों में। ऐसे डाटा दिखाता है कि 43% यूनिवर्सिटीज़ और 61.4% कॉलेजेस रूरल इलाकों में, और रूरल इलाके के जो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर नहीं रहे। रैंकिंग में ओवरऑल ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंस दी जा रही है वो अर्बन कॉलेजेस को दी जा रही है। उसके बाद अगर आप देखो तो जो टॉप 100 के कॉलेजेस हैं, जो टॉप 100 कॉलेजेस हैं, उन टॉप 100 कॉलेजेस जिनको NIRF ने रैंकिंग दी है, 35 तमिलनाडु से, 32 दिल्ली से, 14 केरला से और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से। तो ऐसे के हिसाब से उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं कंट्री में। उसके बाद हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटका में। खास बात दोस्तों ये है कि जो टॉप के 100 कॉलेजेस हैं इंडिया के, उसमें से एक भी कॉलेज उत्तर प्रदेश का नहीं है। 3 महाराष्ट्र के हैं, 2 कर्नाटका के हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जो कि सबसे ज्यादा है नंबर ऑफ कॉलेजेस में, वहां का एक भी कॉलेज टॉप 100 में नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश, इसके ऊपर एक ऑटोमेटिक और एक नेचुरल सवाल उठता है। ठीक है, फिर आगे यह बताया जा रहा है कि जो 81% हाई क्वालिटी कॉलेजेस हैं वो केवल 3 स्टेट्स में। तो केवल 3 स्टेट्स में आप 81% हाई क्वालिटी कॉलेजेस कर रहे हो। तो खास बात दोस्तों ये है कि क्वालिटी एजुकेशन एक पर्टिकुलर रीजन में कंसंट्रेटेड है, पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो वो अपने आप में एक टेंशन वाली बात है। और उसके बाद एक सवाल ये उठता है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार कितना पैसा एलोकेट कर रही है इन कॉलेजेस के मैनेजमेंट के लिए अपने बजट में से। तो बेसिकली क्वालिटी डिफरेंसेस की यहां पे बात की जा रही है। फिर कुछ क्वालिटी डिफरेंसेस प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी देखने को मिलते हैं। ज्यादातर अगर आप देखो तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की रैंकिंग इन पर्टिकुलर रैंकिंग्स में ज्यादा है, प्राइवेट कॉलेजेस की कम है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो हाईएस्ट रैंक मिली है, मतलब टोटल और ओवरऑल रैंकिंग में अगर आप इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग देखो तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को हायर रैंकिंग मिली है वो है 15, ठीक है ना। और यूनिवर्सिटी में जो टॉप रैंकिंग एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मिली है वो है 6। तो मतलब इन रैंकिंग्स में जो सरकारी कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज हैं वो रैंकिंग्स में ऊपर है, प्राइवेट वाले ज्यादा ऊपर है नहीं। उसकी वजह यह है कि भैया सरकारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को सरकार की तरफ से मिल जाता है पैसा, प्राइवेट वाले कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को सरकार की तरफ से पैसा मिलता नहीं है। क्वेश्चन, पहली बात ये। दूसरा, अच्छी बात है कि भैया एक राज्य की सरकार की यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटी को आप ज़्यादा पैसा दे रहे हो, उसकी क्वालिटी अच्छी है। उससे एक चीज़ अच्छी और ये होगी कि जो रूरल इलाकों में आउटरीच है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, वो बढ़ेगी। क्योंकि देखिए प्राइवेट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ रूरल इलाकों में ऑपरेट करेंगी नहीं, उनको पता है वहाँ पर पैसा आएगा नहीं, फीस आएगी नहीं, तो उनका खर्चा भी पूरा नहीं होगा। तो भैया रूरल इलाके को केटर केवल सरकारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ही कर सकता है। उसके बाद फैकल्टी की स्ट्रेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल एक पर्टिकुलर कॉलेज में जितने ज्यादा पढ़ाने वाले लोग हैं उतनी अच्छी उसकी रैंकिंग होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप टॉप 100 की रैंकिंग को और रिमेनिंग इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग को और टीचर स्ट्रेंथ को कंपेयर करो तो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में ऑन एन एवरेज 645 फैकल्टीज पढ़ा रही हैं। और उसके बाहर अगर आप निकल जाते हो तो कॉलेजेस में जो भैया आपके लिए टॉप 100 में नहीं आते हैं, ऑन एन एवरेज केवल 242 फैकल्टीज पढ़ा रही हैं। ओके, तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ये यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है। तो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में ऑन एन एवरेज 645 फैकल्टीज हैं और टॉप 100 के बाहर जो यूनिवर्सिटीज उसमें ऑन एन एवरेज केवल 242 फैकल्टीज है। कॉलेजेस की बात करो तो टॉप 100 कॉलेजेस में ऑन एन एवरेज 173 फैकल्टीज हैं और टॉप 100 के बाहर निकल जाओ तो केवल 71 फैकल्टीज है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि ओवरऑल रैंकिंग्स नंबर ऑफ फैकल्टीज, नंबर ऑफ टीचर्स पे भी डिपेंड करते हैं। तो टीचर्स अगर ज्यादा हैं तो रैंकिंग अच्छी होगी। ऑब्वियस सी बात है। अगर आप देखो तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने प्रिस्क्राइब किया है कि फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो 1:20 होनी चाहिए, हर 20 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। लेकिन केवल 33.98% इंस्टीट्यूशंस इस पर्टिकुलर पैरामीटर को फुलफिल करते हैं। फिर भाई स्कॉलरली आउटपुट की बात की जाए तो अगर आप देखो तो 87.71% जो स्कॉलरली आउटपुट है ये ओवरऑल इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से निकल के आता है जिसकी रैंकिंग NIRF ने की है। तो जो लोग रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग अप्रोक्सीमेटली 90% स्कॉलरली आउटपुट कर रहे हैं इंडिया का। मतलब जितने भी रिसर्च पब्लिकेशंस, इंटरनेशनल जर्नल्स में जो इंडिया बेस्ड आर्टिकल छपते हैं, वो जो टॉप इंस्टीट्यूशन है जिनकी यहाँ पे रैंकिंग हो रही है, इनको मैं टॉप बोल रहा हूँ, टॉप 100 की बात नहीं कर रहा हूँ, वहीं से ज्यादातर स्कॉलरली कंट्रीब्यूशन आ रहा है। बाकी जिनकी रैंकिंग नहीं हुई है वहां पे स्कॉलरली कंट्रीब्यूशन आ नहीं रहा। खास बात दोस्तों ये कि मैनेजमेंट में जिन इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग हुई भी है ना, उसमें से 50% में कोई स्कॉलरली आउटपुट है ही नहीं।
और इंजीनियरिंग के फील्ड में जिन कॉलेजेस की रैंकिंग हुई है 99.98% साइंटिफिक पब्लिकेशंस वहां से आए हैं, बाकियों से आए ही नहीं जिनकी रैंकिंग हुई नहीं। तो बेसिकली जिन कॉलेजेस अपनी रैंकिंग करा ही नहीं रहे वो नेचुरली यहाँ पे डिसएडवांटेज पे आ जाते हैं। तो सरकार का और NIRF की यहाँ पे एक मॉरल और एथिकल जिम्मेदारी बनती है कि उनके क्वालिटी पैरामीटर्स को भी चेकअप किया जाए, ताकि कम से कम बच्चा एडमिशन देते वक्त ये बात समझ तो ले कि भाई एक्चुअली में उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या। वहीं पे अगर आप चाइना की वर्ल्ड पब्लिकेशन की बात करो तो 2000 में चाइना वर्ल्ड पब्लिकेशन का 5% कंट्रीब्यूट करता था, 2018 तक 26% कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंडिया की बात की जाए तो वर्ल्ड पब्लिकेशन में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 4.81%, हम चाइना से बहुत ज्यादा पीछे हैं। चाइना 5% से 26% पे कैसे पहुंचा? मैसिव रिसर्च इन्वेस्टमेंट किए चाइनीज सरकार ने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। 2000 से लेकर 2017 के बीच में जो चाइनीज यूनिवर्सिटी हैं वो 140% से बढ़ी हैं, जो रिसर्च फैकल्टी है 69% से बढ़ी हैं, जो पब्लिक रिसर्च फंडिंग है, जो सरकार की तरफ से पैसा आता है वो 10 गुना बढ़ा है। और इस प्रकार से ही आपको इंडिया के अंदर भी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी अगर ओवरऑल नॉलेज बेस्ड इकोसिस्टम को एक पुश देना है। ठीक है भाई। और फिर अगला, महालानोबिस इन द एरा ऑफ बिग डाटा एंड AI। भाई देखिए यहाँ पे ओवरऑल महालानोबिस जी की तारीफ की जा रही है। प्रोफेसर PC महालानोबिस साहब एक स्टैटिस्टिशियन थे। इंडिया की इनिशियल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। फेयरलेस लीडरशिप थे, नेहरू जी के बहुत बड़े एडवाइजर्स थे। 28 जून 1972 में इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन आज़ादी से जस्ट पहले और बाद में इंडिया की जो भी फाइनेंशियल पॉलिसीज थी उनको बनाने में, फाइनेंशियल प्लानिंग थी उनको बनाने में महालानोबिस साहब का बहुत बड़ा हाथ था। अब 20 साल में पिछले डाटा और स्टैटिस्टिक्स का नेचर बदला। देखिए महालानोबिस साहब जब फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्वॉल्व थे तब भी वो ओवरऑल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे थे, डाटा का इंटरप्रिटेशन कर रहे थे। आज की डेट में भी दुनिया में इंटरनेट के एडवेंट के बाद, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एडवेंट के बाद डाटा का फ्लड निकल के आ चुका है और इस डाटा को एसेस करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज को डिप्लॉय किया जा रहा है। तो खास बात यह कि महालानोबिस साहब अगर आज की डेट में अवेलेबल होते तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करते, इसके बारे में बातचीत की जा रही है। तो इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो हम 1950s का एग्जाम्पल देते हैं। उस समय पे भी बहुत सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और बड़े डाटा को एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट आई महालानोबिस साहब के सामने। तो महालानोबिस साहब ने सरकार को कन्विंस किया और 2 डिजिटल कंप्यूटर्स इंडिया के अंदर मंगाए, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में 1956 में, 1958 में। तो उस समय पे भी महालानोबिस साहब के अंदर ये समझ थी कि कंप्यूटर्स के एप्लीकेशन को इंडिया के अंदर प्रमोट किया गया। तो भले ही वो फिजिसिस्ट थे बाय ट्रेनिंग, स्टैटिस्टिशियन थे बाय इंस्टिंक्ट, इकोनॉमिस्ट थे बाय कन्विक्शन, लेकिन टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल के बारे में महालानोबिस साहब को पता था। ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर टेक्नोलॉजी को इंप्रेस करने का क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है, ये बात महालानोबिस जानते थे। तो आज की डेट में महालानोबिस होते तो नो डाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर को कैपिटलाइज करते, ह्यूमन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, बिग डाटा की एनालिसिस के लिए और इफेक्टिव तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन के लिए। ठीक है ना। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, उसमें प्रॉपर रिसर्च, पॉलिटिक्स के साथ उसको इंक्लूड नहीं करना, समय समय पे डिजिटल एक्सरसाइजेस, डिसइंफॉर्मेशन के स्प्रेड को रोकना, मशीन लर्निंग को प्रॉपर तरीके से प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे लेके आनी ज़रूरी हैं। और अगर महालानोबिस साहब होते तो अपनी स्टैटिस्टिकल इंस्टिंक्ट के साथ ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी एक प्रोग्रेसिव बेसिस पे स्केल ऑन करने की बात करते। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही। महालानोबिस साहब को याद किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेट में, आज की डेट में महालानोबिस साहब बहुत काम करते वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मैं आज के लेक्चर को खत्म करता हूँ। थोड़ा लंबा हो गया लेक्चर, लेकिन आज काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप आपको पसंद आया हो। मेंटरशिप कोर्स जरूर से ज्वाइन कर ले दोस्तों, काफ़ी मेहनत से मैंने वो कोर्स बनाया है। अगर ये पर्टिकुलर वीडियो आपको काम आ रही तो मेंटरशिप कोर्स आपको बहुत काम आएगा। थोड़े पैसे जरूर खत्म होंगे बट डेफिनेटली इट विल बी अ मोरल बूस्टर एंड गेम एंड नॉलेज बूस्टर फॉर यू। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।